एवरीवन। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। बेटा आपने अपने चारों ओर देखा होगा, आपको बहुत सारी वस्तुएं नज़र आती होंगी। हमारे चारों ओर बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जिनका आकार, आकृति और बनावट जो होती है बिल्कुल अलग अलग होती है। तो इस संसार में प्रत्येक वस्तु जिस भी सामग्री से बनी है उससे वैज्ञानिकों ने किस चीज़ का नाम दिया है? पदार्थ का नाम दिया है। जैसे जिस भी हवा में हम सांस लेते हैं या जो भी भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, यहाँ तक कि पानी की बूंद या रेत का जो कण है वो सभी क्या है? पदार्थ हैं। और पदार्थ क्या होते हैं? वो होते हैं जिनका अपना एक द्रव्यमान होता है और जो कुछ स्थान घेरते हैं या जिनका अपना आयतन होता है, उनको हम द्रव्य भी बोलते हैं। तो पहले जो हमारे दार्शनिक थे उन्होंने ये बताया था कि पदार्थ जो है वो 5 मूल तत्वों से मिलकर बना है, जिसको वो पंच तत्व कहते थे। उन्होंने बोला कि ये 5 तत्व जो हैं वो क्या है? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार ये जो पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं इस संसार में, वो सारी जो है इन 5 तत्वों से ही मिलकर बनी हुई हैं, चाहे वो सजीव हैं चाहे वो निर्जीव हैं। उसके बाद हमारा है कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा है। कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ जो है बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनका साइज़ इतना छोटा भी हो सकता है। तो जैसे आप अनुमान लगाओ कि अगर हमें एक मकान बनाना हो तो एक दीवार को खड़ी करने के लिए हमें ईंटें जो हैं वो जोड़नी पड़ती हैं। ईंटों से दीवार बनती है और बहुत सारी दीवारों से जो है हमारा घर बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन वो ईंट जो है वो ईंट में भी बहुत छोटे छोटे कण होते हैं मिट्टी के, जिनसे वो ईंट बनकर तैयार होती है। तो इसलिए सभी पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर ही बने होते हैं। तो सभी पदार्थ जो है कणों से मिलकर बने होते हैं। इसके लिए यहाँ पर आप एक क्रियाकलाप भी कर सकते हो। 100 ml पानी लो या आप थोड़ा सा पानी गिलास में लो, उसमें आधा चम्मच या 1 चम्मच चीनी या नमक डालकर उसमें घोल दो। तो आप क्या देखोगे कि वो जो चीनी या नमक जो है वो उसमें घुल गई है। उसके जो छोटे कण थे वो सारे जो है पानी में मिल गए हैं। लेकिन वो गए कहाँ? आपको पता है कि पानी में जो है कणों में कुछ रिक्त स्थान होता है जहाँ पर वो जो है समा गए। तो द्रव के कणों में जो है रिक्त स्थान जो होता है वो ठोस के कणों से ज़्यादा होता है। तो वो जो हमारी चीनी और नमक था वो पानी में घुल गया। वो कहाँ पर गया? उसमें जो कणों के बीच में रिक्त स्थान था वहाँ पर वो समा गया। ये देखिए बेटा, यहाँ पे दिखाया भी हुआ है कि ये पानी में जब हम नमक घोलते हैं तो नमक के जो कण हैं वो जल के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसमें समावेशित हो जाते हैं। अब दूसरी बात ये है कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। बेटा पदार्थ के कण जो है इतने छोटे होते हैं कि उनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके लिए यहाँ पर इन्होंने क्रियाकलाप किया है। इन्होंने क्या किया है? 100 ml पानी में 2-3 क्रिस्टल जो है वो पोटाशियम परमैंगनेट के डाल दिए। फिर क्या किया? वो जो हमने पानी का घोल तैयार किया है पोटाशियम परमैंगनेट का, उसमें से 10 ml निकाल के नेक्स्ट वाले बीकर में हमने डाल दिए। फिर क्या किया? फिर जो ये वाला बीकर है हमारा, इसमें से फिर 10 ml निकाला, हमने अगले बीकर में डाल दिया। इसमें से फिर 10 ml निकाला, हमने अगले वाले में डाल दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ? इसका जो कलर है वो हल्का होता गया। हल्का होने का मतलब है कि ये जो है इसकी जो पोटाशियम परमैंगनेट की शक्ति है वो थोड़ी कम होती गई। लेकिन उसने अपना कलर जो है वो उसका कलर जो है वो हल्का हो गया, लेकिन वो पानी जो है वो रंगीन नज़र आता गया। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि पदार्थ के कण जो है इतने छोटे होते हैं कि प्रत्येक बार अगर हम उसको तनुकृत करें, तनुकृत यानी कि हल्का कर रहे हैं, हम 10 ml निकाल रहे हैं, अगले वाले में डाल रहे हैं, फिर 10 ml निकाल के अगले वाले में डाल रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? उसको तनुकृत करने पर घोल का जो रंग है वो हल्का हो जाएगा। लेकिन पानी जो है फिर भी हमें रंगीन नज़र आ रहा है, पिंक कलर का नज़र आ रहा है। पता चल रहा है कि इसमें जो है पोटाशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स हैं। तो ये प्रयोग क्या दर्शा रहा है? ये प्रयोग ये दर्शाता है कि पोटाशियम परमैंगनेट के जो बहुत थोड़े से क्रिस्टल हैं वो पानी की बहुत अधिक मात्रा को भी रंगीन कर सकते हैं। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटाशियम परमैंगनेट के केवल एक ही क्रिस्टल में बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो आगे पानी में घुल जाते हैं। अब पोटाशियम परमैंगनेट की जगह बेटा हम डेटॉल भी ले सकते हैं। डेटॉल आप लोगों के घर में होता है, आप यूज़ भी करते हो।
आप देखते हो कि एक ढक्कन या कुछ बूंदे जो है पानी में डालने पर वो पूरे पानी में घुल जाती हैं। हम जहाँ से मर्जी थोड़ा सा पानी लें और उसको अगर हम सूंघ कर देखें तो उसकी महक जो है डेटॉल की हमें उसमें से आती है। तो यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है कि पदार्थ के कण जो है वो बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके बाद है पदार्थों के कणों के जो अभिलाक्षणिक गुण हैं वो क्या क्या हैं। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ये अभी मैंने आपको बताया था, अगर हम पानी में चीनी या नमक घोलें तो वो उसमें आसानी से घुल जाता है। तो यहाँ पर ये जो है उन्होंने बताया है कि नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटाशियम परमैंगनेट के कण जो है वो समान रूप से पानी में वितरित हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब हम चाय या कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण जो है दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है जहाँ पर जाकर वो समावेशित हो जाते हैं। दूसरा गुण है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। इसके लिए यहाँ पर इन्होंने क्रियाकलाप बताया है कि अगर आप अपने कक्षा के किसी भी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें और उसकी सुगंध लेने के लिए आपको कितने समीप जाना पड़ेगा, दूर से आपको क्या उसकी सुगंध आ जाएगी या पास जाने पर ही आएगी। आपको पता है कि अगरबत्ती अगर जल रही है तो उसकी जो सुगंध है वो चारों ओर फैल जाती है। क्योंकि वो गैस के जो कण होते हैं वो दूर दूर तक फैल जाते हैं, जिससे आपको दूर से ही उसकी सुगंध आ जाती है। ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, दूसरे क्रियाकलाप में ये आप करके देख सकते हो घर में कि जल से भरे 2 गिलास ले लिए या 2 बीकर ले लिए। पहले बीकर के सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही की डाल दी और दूसरे में शहद डाल दिया। तो आप ये करके देख सकते हो कि एक में स्याही डालोगे और दूसरे में शहद डालोगे। फिर आप देखोगे कि स्याही की बूंद डालने पर क्या होता है और शहद की बूंद डालने पर क्या होता है। तो स्याही की बूंद डालने पर जो है जल जो है वो स्याही की जो रंग होगा वो एक समान रूप से फैलने में उसको कितना टाइम लगता है ये आप उसमें देख सकते हो, नोट कर सकते हो कितने टाइम में जो है ये इसमें घुलेगा या कितने टाइम में जो है शहद की बूंद जो है उस पानी में घुल सकेगी। तो इसको आप अपने घर में करके देखेंगे। उसके बाद है पदार्थ के कण जो होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। जब हम तापमान बढ़ाएंगे तो कणों की गतिज ऊर्जा जो होगी वो तेज़ हो जाएगी। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ये आपका मेन पॉइंट है कि अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो कणों की गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है। पदार्थ के कण जो होते हैं अपने आप ही एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। आपको पता है अगर हम नमक डाल दें पानी में तो थोड़ी देर बाद अगर हम उसको ना हिलाएं तो भी वो जो नमक है पानी में घुल जाएगा, वो अपने आप ही उसमें मिश्रित हो जाएगा। तो ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेशन के कारण होता है कि उनमें क्योंकि रिक्त स्थान होता है इसलिए वो उन रिक्त स्थानों में जाकर घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। तो 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही मिश्रण कहलाता है। अगर 2 विभिन्न पदार्थ जैसे पानी में चीनी अपने आप घुल जाती है, आप चीनी को पानी में डालकर कुछ टाइम के लिए रख दीजिए, थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि पानी जो चीनी के कण हैं वो थोड़े छोटे हो गए हैं, यानी कि वो चीनी जो है उसमें घुल गई है। तो ये जो 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का आपस में मिलना है इसको हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। उसके बाद थर्ड है हमारा कि पदार्थ के कण जो हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक क्रियाकलाप है, ये आप करके देख सकते हो। एक लोहे की कील है, एक चौक का टुकड़ा है और एक रबड़ बैंड है। अब आप हथौड़े को मारकर या कील पर मारकर देख सकते हो कि क्या वो टूटती है या नहीं, उसको तोड़ने का प्रयास कर सकते हो। चौक के टुकड़े को आप काट सकते हो, हाथ से भी तोड़ सकते हो, और रबड़ बैंड को आप खींच सकते हो। तो आप इनको तोड़ने का या काटने का या खींचने का प्रयास कर सकते हो। इस प्रयास को करने पर आपको क्या पता चलेगा कि आपको इन चीज़ों को करने के लिए कितना बल लगाना पड़ रहा है।
और वो बल क्यों लगाना पड़ रहा है? वो बल आपको इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि पदार्थ के जो कण हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको जो तोड़ना है या जो उनको खींचना है वो हमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये जो आप ऊपर तीनों चीज़ें कर रहे हैं, कील को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं या रबर बैंड को खींचने का, तो पदार्थ के कणों के बीच में एक बल कार्य करता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ कण जो हैं वो जुड़े होते हैं। तो ये जो बल होता है ये कणों को एक साथ रखने का प्रयास करता है। इस आकर्षण बल का जो सामर्थ्य होता है प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। जैसे रबर बैंड में कम है, चौक में भी कम है, लेकिन कील के कणों में ज़्यादा है। कील जो है उसके कणों में ज़्यादा आकर्षण बल है जिसकी वजह से उसने उसको तोड़ने का में हमें जो है बल जो है ज़्यादा लगाना पड़ता है। इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको आप खुद करने का प्रयास करोगे, उसके बाद हम इसको क्लास में डिस्कस भी करेंगे।